हाय, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे एज ए डेमो क्लास के लिए। डेमो क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको आगे की जो क्लासेस होंगी हम वो पेड देंगे। पेड नहीं मिलेंगी। स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बता दूँ। जेके एसएसबी सुपरवाइज़र को एग्ज़ाम को क्रैक करने की। देखिए, स्पेशली आपके लिए ये पोस्टेज हैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें मेल कैंडिडेट्स का कोई भी रोल नहीं रहेगा। कोई भी कंपटीशन आपको एक कुछ भी नहीं दिखेगा उनका कुछ भी। तो फिलहाल आपको सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स में ही compete करना है। लास्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सेक्शनल मॉक टेस्ट की। ये मॉक टेस्ट स्पेशलाइजेशन जो आपका कंपोनेंट है, जिसमें आपके 6 कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10 नंबर का है। तो हमने सबसे पहले उठाया कंपोनेंट आपका 1, यूनिट 1 जिसको बोलते हैं। और उसमें भी जो सब सेक्शन है, सब पार्ट्स हैं, वो आपके 5-5 तो होंगे ही। उस पर भी हम बात करेंगे। और इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें लाई हैं अब डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। आप कर रहे हो तैयारी, बहुत बढ़िया है। बट मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये जो जेके एसएसबी का जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तब हम तैयारी तो हमने बहुत करी होती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। बस मैं आपको सिर्फ ये एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ये वीडियो के हम एंड में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस टेस्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि देखो, मोस्टली आप कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आई थिंक कि 15 से 20 एक महीना हो गया होगा इसकी तैयारी करते आपको। और देखते हैं आज के स्पेशलाइजेशन यूनिट 1 में आपके कितने मार्क्स बनते हैं। आज ही डिसाइड हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ एक बार। अगर इस एग्ज़ाम में ना मेल कैंडिडेट्स का भी रोल होता ना, फिर कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा था। बट मैं आपको बता दूं, अभी आपका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। और बात मैं इस पे करूँगा पहले, तो लास्ट में करेंगे उसके बाकी सिलेबस की बारे में। तो स्पेशलाइजेशन जो है आपका सिर्फ 60 मार्क्स का, और यही आपका गेम चेंजर्स बनेगा। यही आपका गेम चेंजर्स बनेगा, इसी में बच्चों की सिलेक्शन होगी। और बाकी का जो 60 मार्क्स का है वो क्या है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 1 जो है, आज आपका इसका मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में आपने बताना है कि आपका 10 आउट ऑफ कितना स्कोर निकला है। तो 10 नंबर का ही आपका टेस्ट ही किया जाएगा। सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन कॉस्ट क्लॉज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूट नॉर्म्स वैल्यू फॉकवेज मैरिज किनशिप फैमिली के बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में भी एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को इस वीडियो में मिलेगा। बाकी अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपने इसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा दिया, तो नेक्स्ट जो यूनिट का है उसका सेक्शनल टेस्ट भी जल्दी ही लाया जाएगा। इसी तरह से 4 से लेकर 5 तक, जहाँ तक अभी आप पहुँचे हो वहाँ तक ही हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि एक बार होने के बाद इनको रिपीट नहीं किया जाएगा, बट इनको टेस्ट को फिर से लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। बट आपको आज इस टेस्ट में तैयारी मिल जाएगी कि यूनिट 1 में आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, साथ साथ में रिवीजन ज़रूर करते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरीज हैं। थ्योरीज ही आपको पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर अपने माइंड में ही मार्क करने की कोशिश करें। लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है, और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इस टेस्ट का, वो भी हम लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फैमिली मेम्बर। इनमें से आप किसको एक फैमिली मेम्बर नहीं मानते हो? ग्रैंड पेरेंट्स को, इन लॉज को, पेरेंट्स को, या फिर फ्रेंड्स को? ग्रैंड पेरेंट्स तो हमारे फैमिली मेम्बर ही होते हैं। इन लॉज की अगर मैं बात करूँ, अगर हमारी सिस्टर इन लॉ, तो उसको भी हम फैमिली मेम्बर का दर्जा देते हैं। तीसरी बात करूँ पेरेंट्स की, मदर एंड फादर की वजह से ही हम फैमिली में हैं, तो वो तो हमारे फैमिली मेम्बर होंगे। बट फ्रेंड्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द एनी फैमिली। फ्रेंड्स जो हैं, बोलते था ना हमारा ये फैमिली फ्रेंड है, बट फ्रेंड इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। सो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो बच्चे डी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन ही हमके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्री ऑफ टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, तो इसमें आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखो। जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पास करके देखें। द न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू। न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं हम? देखो, फैमिली से क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन भी फैमिली से बना।
न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं? एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, entire family including children, their parents and grandparents, only husband and wife। देखो, न्यूक्लियर फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन हमें लग रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे होते हैं, उसको भी हम न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन बी मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि फैमिली वो फैमिली जिसमें पेरेंट्स तो होंगे ही, पेरेंट्स में कौन आए आपके, मदर एंड फादर आ गए, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ तो होंगे ही, और उनके बच्चे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो बी है, न्यूक्लियर फैमिली के रिगार्डिंग। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क करा है बहुत बढ़िया। आई होप आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए होंगे और ये है भी इजी लेवल के थे। और देखो, सोशियोलॉजी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सोशियोलॉजी ही पूरा ये स्पेशलाइजेशन ही आपका सोशियोलॉजी ही है। सोशियोलॉजी ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जिन जिन फीमेल कैंडिडेट्स ने मास्टर डिग्री करी हुई है तो उनको थोड़ा ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये कि आपको थोड़े मार्क्स भी उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, वो तो मिलनी है, बट आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें भी पढ़ी होंगी, उनका भी आपको बेनिफिट होगा। कुछ बच्चों ने 11th-12th में सोशियोलॉजी पढ़ी होती है, कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पढ़ी होती है। जैसे कि मैंने सोशियोलॉजी जो पढ़ी है वो मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ी है, यानी कि 3 साल मैंने सोशियोलॉजी ही पढ़ी है। तो ये सारा जो जितना भी सिलेबस, आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं बाहर से है सिलेबस, तो ये सारा ग्रेजुएशन लेवल तक चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। कोई बाहर की चीज़ तो यहाँ पे है नहीं है, बट मास्टर डिग्री में क्या होता है कि थोड़ा आपको बाहर का ही पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल रिगार्डिंग। सो देखो इसका आंसर क्या होगा अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फैमिली? फैमिली के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है? और फैमिली मस्ट कंसिस्ट ओनली ब्लड रिलेटेड पर्सन, जिसमें से ब्लड रिलेशन वाले प्लस पर्सन हो गए वही फैमिली रहेगी। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अडॉप्टेड चिल्ड्रन कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली मेम्बर। अगर किसी आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, देखो इसमें ना सोशियोलॉजी में यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पोस्ट ही आपकी सुपरवाइज़र की है। तो चिल्ड्रन कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली मेम्बर, उसको हम फैमिली मेम्बर का दर्जा नहीं दे सकते। चिल्ड्रन, जिस बच्चे को हमने अडॉप्ट कर लिया, उसको हम फैमिली मेम्बर्स नहीं मानेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखो लो, अगर आप लीगल उसको अडॉप्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोर्ट के रिगार्डिंग उसको अपने बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग टू अडॉप्टेशन। ठीक है, चिल्ड्रन लिविंग ओनली वन पेरेंट कैन नॉट बी कॉल्ड ए फैमिली। चिल्ड्रन लिविंग विद ओनली वन पेरेंट कहने का मतलब है कि एक ही पेरेंट के साथ। मान लो कि किसी के फादर हैं, किसी की मदर नहीं है, किसी की मदर है, किसी के फादर नहीं है, तो उनके साथ रहना वो एक फैमिली नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, थर्ड पढ़ लेते हैं। एन आइडियल फैमिली कैन बी मीन डिफरेंट थिंग्स इन टू डिफरेंट पीपल। यस, तो ये जो आइडियल फैमिली एक वो होगी जो डिफरेंट होगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी डिफरेंट लोगों से। सो ऑप्शन ए भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी द सही आंसर। तो आई होप आपने डी ऑप्शन ही मार्क करा हो, डी ऑप्शन ही यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन जरूर कर लेना। हु पॉइंटेड द आइडिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। साइंटिफिक आइडिया किसका था? देखो अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं, चारों के चारों अभी तक ईजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आगे के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत ईजी ही रहने वाले हों। प्लेटो ने ये बात करी थी, एडम स्मिथ ने बोला था, अगस्ट कॉम्टे ने बोला था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये सारे के सारे कौन है, इनके रिगार्डिंग आप पढ़ोगे। ये जो अगस्ट कॉम्टे हैं, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमें बोला जाता है, तो यही इन्होंने ये आइडिया दिया था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन मार्क करा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेट्रार्चिकल सोसाइटी? आई थिंक ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी लेवल का है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी लेवल का यहाँ पे आ गया है। पेट्रार्चिकल सोसाइटी कौन सी होती है? सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन, जिसको एक मैन चलाता है, डोमिनेटेड बाय वुमेन, जिसको एक वुमेन चलाती है। सोसाइटी विद द इक्वलिटी बिटवीन द मैन और वुमेन, के बीच में इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट हो। सो यहाँ पे डी ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं है। पेट्रार्चिकल सोसाइटी वो होती है जिसको डोमिनेट कौन करता है? एक मैन करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखो सोशियोलॉजी जब हमने पढ़ी थी कॉलेज टाइम में, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
जो कि हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं रिगार्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट आर्थ स्कॉलर्स आर्थर्स की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यूज, वैल्यू के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन गया। अब सोशल वैल्यू कौन सी है? प्राइमरी गोल है, इंस्टिक्ट है, अल्ट्रुइज्म है, या फिर एग्रेशन नीड है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक एग्ज़ाम से उठाया है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। अब बताइएगा कि प्राइमरी गोल क्या है इनका, सोशल वैल्यू सॉरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अल्ट्रुइज्म। तो ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी को रिमूव करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। देखो जब आपकी सुपरवाइज़र की जॉब लग जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या काम करना है। सिर्फ सोसाइटी के लिए, सोशल के लिए ही आपको सोचना है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यानी कि सोशल वेलफेयर करना। पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए आप क्या बोलोगे उसको? कंसाइन चेंज है, कोई कल्चर चेंज है? कल्चर चेंज नहीं होगी, कल्चर चेंज यहाँ पे नहीं होगी, इतना मुझे पता चल गया कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। कंसाइन चेंज भी नहीं होगी। अगर आप रिमूवल कर रहे हो इलिटरेसी को किसी सोसाइटी से, तो वो आपके लिए क्या है? वो क्या है कि वो एक सोशल चेंज ला रहे हो आप, वहाँ पे आप एजुकेशन अलाउड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, साइक्लिकल सोशल चेंज, सपोर्टेड द साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के लिए? ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रह सकता है। अगर आपने कोई ये थ्योरी रिगार्डिंग पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सोचो क्या हो सकता है? आर फिफ्थ, पी सोरोकिन, इमाइल दुर्खाइम इनका नाम है, पार्सन्स हैं, यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आंसर जो है वो है आपका पी सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। इसमें जितने भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो ये जो वीडियो है ना, ये ही डिसाइड करेगा आगे के लेक्चर्स हमारे। इसमें अगर आपने अच्छे से हमें सपोर्ट करा, व्यूज़ अच्छे से आया, लाइक किया, कमेंट किया, तो नेक्स्ट क्लासेस भी आपकी इसी तरह से चलेंगी, इसी तरह से आपकी चलेंगी। बाकी का जो 60 मार्क्स का उसका क्या करना है उसका भी मैं आपको बता ही दूंगा, और उसमें भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा सिलेक्शन का। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, और ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस इज ए सोशल डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी क्या है इनमें से सोशल डिसएबिलिटी? अब आप बोलोगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। इजी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देख लो, इजी क्वेश्चन होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, सोशल डिसेबिलिटी का मतलब ये था कि रिस्ट्रिक्शन थी लोगों पर, किस चीज़ की? देखो रिस्ट्रिक्शन थी कि छोटी कास्ट वाले लोग, देखो सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। अब अनटचेबिलिटी का सॉरी टचेबिलिटी का जो रोल था बहुत ज़्यादा था, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया। अभी भी कहाँ ख़त्म है सोसाइटी में, अभी भी इनके ये जो इनको फॉलो किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन और टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं से पानी लेने के लिए उनको मना किया जाता। अब जैसे ही आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में सुना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, जिस टाइम उन्होंने स्कूल जाते थे तो उनको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था, और क्लास के अंदर उनको एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि क्लास में जो बच्चे होते थे वो बड़ी बड़ी कास्ट के लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो वो छोटी जात वाले को उनको बाहर ही बिठाया जाता था कि आप बाहर से ही पढ़ो, अंदर उनको अलाउ नहीं था। तो ये जो थी उनके इन पे रिस्ट्रिक्शन थी, उनको अलाउ नहीं था क्लास में। उन्होंने बहुत मतलब कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन झेली हुई हैं अपनी लाइफ टाइम में। तो आज उनके मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे, लॉ डिपार्टमेंट में कहीं भी जाओगे, हर एक डिपार्टमेंट में उनकी फ़ोटो आपको ज़रूर दिखेगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थे, वो भी सोशल मतलब कि मैं आपको बता दूँ छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे, उन पे पढ़ाई के लिए भी रिस्ट्रिक्शन थी, खाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन थी। जिस रास्ते से वो गुजर जाते थे उस कास्ट रास्ते से बड़े बड़े कास्ट के जो लोग थे वो नहीं क्रॉस करते थे। ये रियलिटी है उस टाइम की। दूसरा स्टेप आता है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन कीपिंग द रिलेशन विद हायर कास्ट, बिल्कुल सही। ये भी तो ही एक सोशल डिसेबिलिटी है कि छोटी कास्ट वाला, मान लो कि कोई छोटी कास्ट है यहाँ पे,
मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई हायर क्लास है, हायर क्लास है, इसके साथ आप रिलेशन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई बड़ी कास्ट का पीपल है और आप छोटी कास्ट कास्ट के हो, तो इसमें और इसमें आपके बीच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क हुआ करता था। ठीक है, हुआ करता था, बट अभी इस चीज़ को थोड़ा चेंज कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि सोशल डिसेबिलिटी का मतलब कि बड़े लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। आजकल देखो छोटी कास्ट वाले भी बड़े कास्ट के फ्रेंड बने हुए हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेटिंग एजुकेशन, यस, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अलाउ नहीं था कि एजुकेशन ले, और छोटी कास्ट वालों लोगों को ये भी अलाउ नहीं था कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो ऑल ऑफ द दिस यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सोशल डिसेबिलिटी का मतलब यही होता है कि रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सोसाइटी पे रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, सोशल छोटी छोटी, अब फीमेल्स पे भी रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, बहुत सारी मतलब हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं सेफ स्कोर की। आज का हमारा सेफ स्कोर क्या रहा? देखो बच्चों, अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चन में से जिन बच्चों के 7 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया स्कोर है आपका इसमें। 7 से अगर नीचे हैं तो आपको थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। 7 से जितने, कुछ 8 भी होंगे, कुछ 9 भी होंगे, कुछ यहाँ पे 10 भी होंगे। सारे बच्चे अपने कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताएं। 6 वाले भी बताएं, 5 वाले भी बताएं, 4 वाले, जितने जितने भी बन रहे हैं वो ज़रूर बताएं। फिर ही पता चलेगा कि कितनी आपको तैयारी करनी है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो आपको एक सर्कल में रखता है कि आपको जो हम चीज़ें देंगे आपको वो ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम में आप देखा स्टॉक एक्सचेंज का एग्ज़ाम में क्या हुआ कि एग्ज़ाम का जो एक्चुअल सिलेबस था उसमें चीज़ें नहीं पूछी गई। चीज़ें कहाँ से आई? बाहर से आ गई। कौन से सिलेबस से? BLW के सिलेबस से। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको BLW का सिलेबस तैयारी करनी है, नहीं। चीज़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करो। जो एक्स्ट्रा करेगा वही सिलेक्टेड होगा। एक पर्टिकुलर किताब ले ली, मार्केट में किताब आई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, सुपरवाइज़र की किताब, सभी बच्चे बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन इसमें? क्वेश्चन तो नहीं निकलेंगे, बट जो चीज़ें हैं कंसेप्ट से निकल जाएंगी थोड़ी बहुत। बट सिलेक्शन कौन लेगा? जो एक डिफरेंट स्टडी कर रहा होगा, एक स्मार्ट स्टडी कर रहा होगा, जो बिल्कुल अपने मतलब कि एक अलग लेवल की स्टडी कर रहा होगा। अलग लेवल की ये नहीं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना है। जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? सोसाइटी के बारे में किस किस ने कोई थ्योरी दी है? देखो, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपके पास, मैं आपको बता दूं, आपके पास 11th की बुक्स हैं, 12th की बुक्स हैं, कॉलेज टाइम की भी अगर आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं तो उनमें से भी आप पढ़ सकते हो। आपके लिए सफिशेंट रहेंगी चीज़ें। अगर कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको कोई मार्केट से बुक ले लेनी है जिसमें आपको सिर्फ क्या चीज़ें मिले? MCQs। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करोगे, जब भी कोई यूनिट कंप्लीट करोगे, MCQs पे ज़रूर आना। MCQs पे अगर आप नहीं आओगे तो बाकी की चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इन 10 क्वेश्चन में से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हमने यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें स्किप करी हुई हैं। तो स्किप कुछ नहीं करना है, जो स्किप करेगा उसकी सिलेक्शन ही स्किप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सोसाइटी है, कम्युनिटी एसोसिएशन, इनके बारे में डिटेल से पढ़ो। इनके बारे में MCQs खोजो, नेट पे खोजो, यूट्यूब पे खोजो, जहाँ जहाँ पे आपको मिलती है खोजो इनको। सोशल, देखो कुछ बच्चे पता क्या कर रहे हैं? सोसाइटी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, कर लिया हमने, बस हो गया हमारा यूनिट 1 हो गया। जब MCQs आते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, उसमें ही बंदा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम फॉर्म फिल करे हैं सुपरवाइज़र का, JKSSB का भी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक 3 से 4 अटैम्प्ट JKSSB के दे दिए हैं। फीमेल्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, और वो अभी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। और आपके कंपैरिजन में ना फर्स्ट वालों, इनकी एक तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो कि फेस की हैं, फेलियर फेस किया। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फेलियर फेस करके ही आना है, नहीं। आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, किसी की गाइडलाइंस लो। ठीक है, किसी ने, जिसी ने JKSSB के एग्ज़ाम के पेपर दिए, किस तरह से स्टडी करनी है, क्योंकि आपकी पूरी थ्योरी है। ये थ्योरी पे ही क्वेश्चन जैसे जब निकलेंगे ना तब पता चलेगा। अब बात आती है कि ये वाली, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। देखो कुछ बच्चे इसी पे लग चुके हैं, बहुत बढ़िया। अगर लग चुके हैं तो ये जितना आपको छोटी चीज़ें दिख रही हैं उतनी है नहीं है ये। इसके लिए आप कोई बुक्स वगैरह ले सकते हो, तरुण गोयल की बुक ले लो, बढ़िया लेवल की बुक है वो। ये सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि
JNK का ये सारा पोर्शन हमने करवाया हुआ है, सारी चीज़ें करवाई हुई, ये सारा हमारा मतलब कि चल ही रहा है। और इसका मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट जो हमने फाइनेंस के लिए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए लाएंगे, वही आपके लिए भी होगा ये, ठीक है। 20 मार्क्स का ही लाएंगे। उसके बाद जो इंग्लिश है वो सेम ही है सभी एग्ज़ाम के लिए। और रीजनिंग का कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ 10 नंबर की आनी है। और इसमें अगर आप स्किप करना भी चाहो तो मत करना, थोड़ा बहुत कर सकते हो। 5 नंबर की आपको रीजनिंग है और 5 नंबर का ही आपको मैथ है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। इसमें अगर आपके 6 से 7 स्कोर भी बनेगा तो सफिशेंट है, 6 से 7 स्कोर भी बनेगा सफिशेंट है। और आपको सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स में ही compete करना है। जनरल साइंस पे फोकस कर लो, कंप्यूटर पे फोकस कर लो। आपको इनके भी सेक्शनल मॉक टेस्ट हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि अपने 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है। सिर्फ जीके है जो 20 नंबर की है, बाकी सिर्फ 10-10 नंबर के कंपोनेंट है। तो तैयारी को अच्छे से करो। अगर आप चाहते हो कि सर हमें कोई बुक्स लेनी है, तो मैं आपको बता दूं, एक बुक पे मत डिपेंड रहना, ठीक है। जीके के लिए आप तरुण गोयल ले सकते हो, और जनरल इंग्लिश के लिए आप गोपाल वर्मा की एक बुक आती है वो ले सकते हो। और रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए आपको ज़रूरत नहीं है लेने की, यूट्यूब से हो जाएगा आपका। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की और ऑलिव वुड के नोट्स जो हैं सफिशेंट हैं। तो बाकी का अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक हैं, वहाँ पे विज़िट करके आप हमसे बात कर सकते हो। कोई भी क्यूरी हो ज़रूर पूछ लेना, पर गलत रास्ते पे मत ट्रैक करना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हो तो जाते रहिएगा, बट आपको अलग से अपनी, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको 2 घंटे से पढ़ाया जाएगा, 2 से 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, ये आप करोगे। फिर घर पे आके आपने जब तक आपने इसको रिवाइज नहीं करा तब तक आपकी तैयारी बेकार है। पहला स्टेप आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, दूसरा स्टेप आपका रिवीजन, थर्ड स्टेप अपना कि आपके जो आज टॉपिक पढ़ा उसमें मैं कितने एमसीक्यूज निकाल सकती हूँ, वो एमसीक्यूज निकालो, थर्ड स्टेप। और उनको 1 लाइनर फॉर्म में नोट करो एक कॉपी पे, ठीक है। वो अपने घर पे रखो, उसको किसी को मत दो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। JKPSI में भी मैंने बच्चों को सजेशन दी थी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। ऐसे करना, ऐसा नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट के वहाँ पे पढ़ लिया, हाँ सर हमने पढ़ लिया। रीजनिंग की क्लासेस चाहिए होंगी, किसी भी क्लासेस चाहिए होंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, हम आपके लिए स्पेशल लाएंगे क्लासेस, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहोगे, बेकार की मेहनत मत करना। कि जैसे कॉलेज में पढ़ते थे ना, ऐसे थ्योरी के हिसाब से मत पढ़ना, थ्योरी के हिसाब से मत पढ़ना कि रट्टा मारना और जो 7 दिन के बाद भूल जाएगा। एग्ज़ाम आपका 2024 में ही कंडक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2 महीने का, अप्रैल के बाद, अप्रैल या मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, बट आपको अप्रैल मई तक के लिए रेडी रहना है। पहले तो आपके एग्ज़ाम से पहले आई थिंक फॉरेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपका प्रोसेस होगा। क्योंकि JKSSB अपने जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं उनको ख़त्म कर चुकी है ऑलमोस्ट, तो हो चुके हैं। मार्च में तो आपका आई थिंक हो जाएगा वो अपना फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद ही नए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।